विश्व राजनीति की अगर हम बात करें तो भारत और चाइना, इन दोनों के बीच में तनातनी मची हुई है। यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं या फिर इंडिया और चाइना के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका और चाइना के बीच में अगर हम बात करें, अमेरिका और चाइना के बीच के संबंधों की अगर हम बात करें तो ये भी जो है काफ़ी दिनों से बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं, खराब चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि अमेरिका ने इंडिया पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश की। क्या कोशिश की कि भाई अमेरिका और इंडिया मिलकर जो है, अमेरिका और इंडिया मिलकर जो है चाइना का प्रतिरोध कर सकते हैं। लेकिन भारत ने इस तरह की गुटबाजी में जल्दबाजी नहीं दिखाई। भारत अभी भी पूरी तरीके से अपने डिसीजन लेने में स्वतंत्र बना हुआ है। इसी बात की चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं, जिसका टाइटल दिया गया है कैलिब्रेटेड बैलेंस। कैलिब्रेटेड का मतलब होता है, जैसे हम बोलें कि भाई ये कैलिब्रेटेड पॉलिसी है, इसका मतलब है ये एक ऐसी पॉलिसी है जो कि बहुत ही सोच विचार कर लाई गई है। तो कैलिब्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है कोई ऐसी अप्रोच या कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी नीति जिसके ऊपर आपने जो है बहुत ज़्यादा सोचा विचारा हो, है ना, बहुत सोच विचार कर बिल्कुल नपी तुली जो अप्रोच होती है ना, उसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड अप्रोच। तो यही एडिटोरियल यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भाई भारत को एक बैलेंस बनाकर रखने की जरूरत है। कैसा होना चाहिए बैलेंस? बहुत ही सोच समझकर मूल्यांकित किया हुआ कैलिब्रेटेड बैलेंस। नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? गुट निरपेक्षता, यानी कि किसी भी गुट में शामिल न होना। नॉन अलाइनमेंट एज ए पॉलिसी, तो ये भारत की पॉलिसी रही है कि भारत जो है सभी से जो है ठीक तरह से बातचीत करता है और किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में शामिल होने के लिए जल्दबाजी नहीं दिखाता। तो नॉन अलाइनमेंट एज ए पॉलिसी मस्ट बी रीथॉट। एडिटोरियल बात करता है कि जो भारत की पॉलिसी रही है ना नॉन अलाइनमेंट की, इस पॉलिसी पर भारत को जो है दोबारा सोचना चाहिए, दोबारा विचारना चाहिए। लेकिन बट इंडिया मस्ट बी वेरी, वेरी का मतलब है सावधान होना, बिल्कुल सचेत रहना, ऑफ अलायंस सिस्टम्स। अलायंस सिस्टम का मतलब है ये जो गुटबाजी के जो सिस्टम होते हैं, गुटबाजी के जो फायदे और जो नुकसान उठाने पड़ते हैं, इनसे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। कि भारत को, भारत की जो पॉलिसी रही है गुटनिरपेक्षता की, उस पर जो है विचार करने की जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ भारत को ये जो गुटबाजी के जो सिस्टम होते हैं, जो गठबंधन के जो सिस्टम होते हैं, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। इन सेपरेट स्टेटमेंट्स दिस वीक, अलग अलग बयान जारी किए गए इस वीक। क्या कहा? एक्सटर्नल मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, यानी कि ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, लेड आउट, लेड आउट का मतलब होता है एक तरीके से प्रेस्क्राइब करना, निर्धारित करना, इंडियाज वर्ल्ड व्यू इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब है के चलते, के परिणाम स्वरूप ग्लोबल चैलेंजेस, यानी कि वैश्विक चुनौतियां। यानी कि एस जयशंकर जो कि हमारे एक तरीके से विदेश मंत्री हैं, इन्होंने जो है निर्धारित किया है, किस चीज़ को निर्धारित किया है कि भाई भारत का दृष्टिकोण क्या होगा, इंडियाज वर्ल्ड व्यू, भारत का दृष्टिकोण क्या होगा इन द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, कि विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत का दृष्टिकोण क्या रहेगा, उस दृष्टिकोण को जो है निर्धारित किया है कि इन्होंने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने। मैनी ऑफ विच पुल इट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो भारत के सामने कई चुनौतियां हैं जो कि भारत को खींचती हैं। मैनी ऑफ विच, कई ऐसी चुनौतियां हैं जो कि भारत को विभिन्न डायरेक्शंस में खींचती है। यानी कि एक तरफ हम कह सकते हैं कि चाइना भारत को खींच रहा है, तो दूसरी ओर जो है अमेरिका भारत को खींच रहा है, तो तीसरी ओर जो है रूस भारत को खींच रहा है। तो ऐसे में आपको जो भी नीति अपनानी है वह नीति बहुत ही सोच समझकर अपनाने की जरूरत है। मिस्टर जयशंकर कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब है यहाँ पे तर्क। मिस्टर जयशंकर का तर्क ये था, कंटेंशन वाज दैट नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट का मतलब हो गया गुट निरपेक्षता, एज ए कॉन्सेप्ट का मतलब हो गया विचार, बिलोंग टू ए बाईगॉन इरा, इरा का मतलब हो गया युग और बाईगॉन का मतलब जो बीत गया। तो मिस्टर जयशंकर ने अपनी जो उन्होंने बात कही या जो अपना जो तर्क उन्होंने रखा, उस तर्क में उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो नॉन अलाइनमेंट है यह बीते समय की बात हो गई है, कि भाई ये पिछले युग की बात हो गई है। एंड दैट मल्टीपोलरिटी इन द वर्ल्ड नेसेसिटेट
नेसेसिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ को आवश्यक बना देना, किसी चीज़ को जरूरी बना देना। मल्टी पोलरिटी, देखो पोलरिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जैसे हम बोले ना कि बाइपोलराइजेशन, यानी कि दो ध्रुवों में बट जाना। मल्टी पोलरिटी का मतलब है कि आज विश्व कई ध्रुवों में बटा हुआ है, यानी कि कई गुटबाजी हम देख सकते हैं। एक और अमेरिका की गुटबाजी है, एक और रशिया है, एक और चाइना है, दूसरी ओर जापान है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भारत की पूरा विश्व जो है कई गुटों में बटा हुआ है। तो ये जो गुटबाजी पूरे विश्व में फैल गई है, इसने इस चीज़ की ज़रूरत को आवश्यक बना दिया है दैट इंडिया वुड हैव टू टेक ए डेफिनेट स्टैंड, कि इंडिया को भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा, इंडिया को भी कदम उठा के इंडिया को भी स्पष्ट रूप से ये तय करना होगा कि भाई भारत जो है किस पक्ष में है, कि भारत जो है एक तरीके से रूस की ओर है, अमेरिका की ओर है, चाइना की ओर है, जापान की ओर है। तो भारत को जो है ना आज गुट निरपेक्षता की जो नीति है ना, वह जो है आप कह सकते हो कि एक बीते समय की बात हो गई है, और भारत को भी अपनी स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट करना होगा। एंड इवन टेक रिस्क, और भारत को यहाँ तक कि रिस्क भी लेनी होगी। कई मुद्दे हैं जैसे कि कनेक्टिविटी है ना, इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी है, समुद्री क्षेत्रों से जुड़ी हुई सुरक्षा का मामला है, आतंकवाद है, जलवायु परिवर्तन है। तो इन सारे मुद्दों पर जो है भारत को एक कह सकते हैं कि भाई अगर कोई जोखिम उठाना पड़ता है तो वह भी जो है भारत को उठाना चाहिए। हावेवर, हालांकि, ही मेड इट क्लियर, हालांकि ये जो मिस्टर जयशंकर प्रसाद हैं, इन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। कौन सी बात को? दैट इंडिया डज नॉट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट इन इट्स एंटायरिटी, कि भाई भारत जो है गुट निरपेक्षता को पूरी तरह से नकारता भी नहीं है ना, कि भाई भारत जो है गुट निरपेक्षता को पूरी तरीके से नकारता भी नहीं है या पूरी तरीके से छोड़ेगा भी नहीं। ही मेड इट क्लियर दैट इंडिया डज नॉट रिजेक्ट का यानी मतलब खारिज कर देना किसी चीज़ को, नॉन अलाइनमेंट इन इट्स एंटायरिटी का मतलब है उसकी पूरी संपूर्णता में, यानी कि भारत जो है बिल्कुल इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि गुट निरपेक्षता को पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए। एंड दैट वाइल इट वुड नो लॉन्गर रिमेन डिसएंटेंगल्ड, क्या मतलब होता है डिसएंटेंगल्ड का? डिसएंटेंगल्ड का मतलब होता है सुलझाना, एंटेंगल्ड का मतलब है जो कोई चीज़ उलझी हुई है ना उसको सुलझाना है ना। नो इट वुड नो लॉन्गर रिमेन डिसएंटेंगल्ड फ्रॉम डिफिकल्ट डिसीजंस। तो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है? अभी देखो इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि थोड़ा सा क्या है कि दो बार नो लॉन्गर लगा दिया है पहले तो यहाँ पे, फिर डिसएंटेंगल्ड लगा दिया, तो दो बार नकारात्मक रूप से जब बात कर देता है ना एडिटोरियल कोई सेंटेंस में, तो फिर क्या उसका मीनिंग पॉजिटिव आ जाता है ना। इट वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स इंडिपेंडेंस, तो कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि वाइल इट वुड नो लॉन्गर रिमेन डिसएंटेंगल्ड फ्रॉम डिफिकल्ट डिसीजन, कि कुल मिला के भारत जो है अब जो भी मतलब महत्वपूर्ण डिसीजन है ना वे डिसीजन जरूर लेगा, और साथ ही साथ इट वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज का मतलब है समझौता कर लेना, ऑन इट्स इंडिपेंडेंस, कि भाई भारत जो है इस बात का भी पूरा ध्यान रखेगा कि भारत की जो स्वतंत्रता है, यानी कि भारत की विदेश नीति के संबंध में निर्णय लेने की जो स्वतंत्रता है उसमें भी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और एक तरीके से डिफ़िकल्ट डिसीजन और महत्वपूर्ण डिसीजन है ना उनको भी जो है लिया जा सके, इसके लिए भारत जो है प्रयास करेगा। मोर इम्पोर्टेंटली, और भी ज़्यादा जरूरी बात है वो ये, ही सेड दैट इंडिया हैज़ नेवर बीन पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम। मिस्टर जयशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत जो है ना, तो ये जो अलायंस सिस्टम है, यानी कि ये जो आप कह सकते हो कि ये गठजोड़ का जो सिस्टम है या फिर ये जो गुटबाजी का जो सिस्टम है, भारत इसका हिस्सा कभी भी नहीं रहा है, नॉर विल इट एवर बी, और न ही कभी होगा। भारत गुटबाजी का हिस्सा न तो कभी रहा है और न आने वाले समय में कभी होगा, यानी कि भारत को क्या डिसीजन लेने हैं, क्या फैसले करने हैं, यह भारत जो है स्वयं ही तय करेगा। He added that even the US must look beyond, beyond का मतलब होता है के परे है ना, के पार जाके कुछ करना, its present alliances। He added that even, उन्होंने तो मतलब भारत ने, या फिर आप कह सकते हो कि जो मिस्टर जयशंकर प्रसाद हैं इन्होंने इस बात को भी ऐड किया, इस बात को भी कहा दैट इवन, यहाँ तक कि जो अमेरिका है उसे भी अमेरिका भी वर्तमान में जिन देशों के साथ जुड़ा हुआ है, जिन देशों के साथ अमेरिका ने वर्तमान में गठबंधन बना रखे हैं, तो अमेरिका को वर्तमान में उसके जो गठबंधन के साथ जिन देशों के साथ उसने गठबंधन बना रखे हैं
उसके परे जाकर अमेरिका को कुछ सोचना चाहिए एंड एंगेज विथ, और शामिल होना चाहिए मोर मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स। मल्टीलेटरल का मतलब हो गया यहाँ पर बहुपक्षीय, बायलेटरल यानी द्विपक्षीय, मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय। तो अमेरिका को भी जो है विचार करना चाहिए कि अमेरिका भी जो है ना, एंगेज का मतलब है शामिल हो, विभिन्न देशों के साथ जो है वो क्या करे, अपने संवाद बढ़ाए, या फिर विभिन्न देशों के साथ अपने जो है एक तरीके से संबंधों को बढ़ाए। मिस्टर जयशंकर एक्सप्लेन्ड दैट while non-alignment worked for India during the Cold War era का मतलब है युग between the US and the Soviet Union। तो एडिटोरियल कहता है कि मिस्टर जयशंकर जो हैं उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया, इस बात को समझाया कि भाई ये जो भारत की गुट निरपेक्षता का सिद्धांत है, भारत का गुट निरपेक्षता का सिद्धांत भारत के लिए काम आया किस दौरान, ड्यूरिंग कोल्ड इरा, शीत युद्ध के दौरान, कि जब अमेरिका और रूस के बीच में शीत युद्ध चला, उस दौरान भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति थी वह भारत के लिए बहुत मददगार साबित हुई। लेकिन यह तथ्य, ये फैक्ट, द फैक्ट दैट इंडिया एंड चाइना शेयर ए लैंड बाउंड्री वुड ऑलवेज बी ए फैक्टर इन ए न्यू कोल्ड वार बिटवीन द यूएस एंड चाइना। तो देखो एडिटोरियल क्या बात करता है, लेकिन यह तथ्य, कौन सा तथ्य, यह कारक कि इंडिया और चाइना जो है वे जो है एक बॉर्डर शेयर करते हैं, शेयर ए लैंड बाउंड्री, कि उनके बीच में जो है एक तरीके से एक लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, उन दोनों भारत और चाइना की सीमा जो है वो बहुत ही सटी हुई है। तो ये जो है ना एक कारक बना रहेगा, वुड ऑलवेज बी अ फैक्टर, ये जो है एक महत्वपूर्ण कारक होगा इन ए न्यू कोल्ड वार, कि भाई ये जो एक नए कोल्ड वार की जो सिचुएशन बनी हुई है ना चाइना के बीच में और अमेरिका के बीच में, तो इसके बीच में भाई देखो पहले क्या है, अगर रूस की बात थी तो रूस के दौरान भारत की कोई सीमा जो है रूस से कनेक्ट नहीं है, तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, तो जो है भारत बहुत ही आसानी से जो है नीति सफल रही। लेकिन अगर इस दौरान हम गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हैं ना, तो वह ठीक उसी तरह कारगर साबित नहीं होगी जिस तरह से रूस के टाइम पे या अमेरिका और रूस की जो लड़ाई थी ना शीत युद्ध की, उस दौरान साबित हुई थी। क्यों? क्योंकि भारत की सीमा चाइना से बिल्कुल सटी हुई है, भारत और चाइना जो है बॉर्डर शेयर करते हैं। ही स्पोक ऑफ इंडिया यूएस कॉपरेशन इन मैनी फील्ड्स। मिस्टर जयशंकर प्रसाद जो है उन्होंने अमेरिका और भारत के एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो संबंध है ना विभिन्न फील्ड्स में, ही स्पोक ऑफ इंडिया यूएस कॉपरेशन का मतलब हो गया सहयोग इन मैनी फील्ड्स। तो भारत और अमेरिका इनके विभिन्न क्षेत्रों में जो सहयोग है, इन विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले सहयोग के बारे में भी मिस्टर जयशंकर ने जो है चर्चा की। एंड द ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब है सहयोग, है ना, कोलैबोरेशन इन पर्टिकुलर। इसके अलावा अमेरिका और भारत के बीच में एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो समुद्र से संबंधित जो सहयोग बढ़ रहा है ना, इस संबंध के बारे में भी मिस्टर जयशंकर ने चर्चा की। बट लेफ्ट अनसेड, लेकिन इस बात को अनकहा छोड़ दिया। कौन सी बात को अनकहा छोड़ दिया? द हार्ड रियलिटी, हार्ड रियलिटी का मतलब है वास्तविक सच्चाई, है ना, बिल्कुल कठोर सच्चाई। दैट मिलिट्री कोलैबोरेशन ऑन लैंड, कि भारत और अमेरिका अगर सैन्य सहयोग करते हैं, कहाँ पर? जमीन पर, तो ये भारत और अमेरिका के द्वारा यदि जमीन पर सैनिक सहयोग किया जाता है तो इट वुड प्रूव मोर प्रॉब्लमेटिक, तो यह भारत के लिए जो है समस्याकारी साबित होगा। क्यों? गिवन का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, देखते हुए, इन बातों को देखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इंडियाज डिस्प्यूटेड बाउंड्री विथ चाइना, डिस्प्यूटेड का मतलब है विवादित, कि भारत की चाइना के साथ विवादित जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा को देखते हुए अगर भारत और अमेरिका जमीन पर भी जो है अगर सैनिक अभ्यास के लिए जो है सहयोग करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है विवाद सामने आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी भारत के लिए हो सकती है। द वेन्यू ऑफ ए नियरली 3 month लॉन्ग स्टैंड ऑफ बिटवीन द PLA एंड द इंडियन आर्मी। ये PLA आया है चाइना की आर्मी के लिए। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये जो बाउंड्री है भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है, और ये बाउंड्री मतलब एक ऐसा स्थान है जहाँ पिछले 3 मंथ से अगर हम बात करें तो स्टैंड ऑफ की, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, स्टेलमेट, है ना, गतिरोध की स्थिति, कि भाई पिछले 3 महीने से अगर हम बात करें तो इस जगह पर जो है गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे हालातों में अगर हम अमेरिका के साथ, ऐसे हालातों में अगर भारत अमेरिका के साथ जो है ज़मीन पर सैनिक अभ्यास करने की कोशिश करता है ना, तो उससे जो है ज़्यादा परेशानियां हो सकती है। तो ये एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई हमें जो है बहुत ही सोच विचार कर कदम उठाने की ज़रूरत है। मिस्टर जयशंकर्स कमेंट्स
आर ए क्लियर आइड असेसमेंट। क्लियर आइड का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्टता के साथ चीज़ों को देखना। असेसमेंट का मतलब है मूल्यांकन। ऑफ इंडियाज कॉन्स्टेंट्स का मतलब है कि भाई आपकी सीमाएं क्या है, आपकी लिमिटेशंस क्या है ना, आपके नियंत्रण क्या है। इंडियाज कॉन्स्टेंट्स एंड एवेन्यूज का मतलब है मार्ग। फॉर इट्स पोटेंशियल का मतलब है संभावित। ग्रोथ का मतलब है वृद्धि। तो मिस्टर जयशंकर ने अभी हाल ही में जो भी कमेंट्स भारत, अमेरिका और चाइना के संबंध में दिए हैं, वे कमेंट क्या दिखाते हैं, वे दिखाते हैं बल्कि भाई मिस्टर जयशंकर जो है उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता के साथ जो है मूल्यांकन किया है किस चीज़ का, कि भारत की सीमाएं क्या हैं और भारत के पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है, एवेन्यूज़ क्या है, मार्ग क्या है भारत के पास, है ना। भारत के पास अपनी वृद्धि को लेकर क्या क्या तो मार्ग हैं और भारत की क्या क्या सीमाएं हैं, इसका ठीक तरह से मूल्यांकन मिस्टर जयशंकर के कमेंट्स के माध्यम से हमें पता चलता है। द असर्शन, असर्शन का मतलब होता है अपनी बात को बिल्कुल मजबूती के साथ कहना। द असर्शन ऑफ इंडियाज स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस एंड रेसिस्टेंस। स्ट्रेटजिक इंडिपेंडेंस का मतलब है कि भाई भारत का अगर हम युद्ध की दृष्टि से बात करें या भारत जो भी रणनीति बनाता है, उन रणनीति में भारत जो भी डिसीजन लेता है तो उन डिसीजंस को लेने में भारत जो है बिल्कुल स्वतंत्र है ना। तो इस बात को जो है मजबूती के साथ कहा मिस्टर जयशंकर ने। एंड रेसिस्टेंस का मतलब है प्रतिरोध। टू ज्वाइनिंग एनी अलायंस का मतलब है गुट, है ना, गुट गुट हो गया या फिर खेमा हो गया। कम्स एज ए टाइमली रिमाइंडर। अमिड का मतलब है के बीच। स्पेकुलेशन का मतलब है अनुमान। दैट टेंशंस विथ चाइना विल पुश इंडिया इनटू ए स्ट्रॉन्गर क्लिंच का मतलब है पकड़ विथ वॉशिंगटन। तो देखो क्या था कि भाई इस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे, किस बात के अनुमान लगाए जा रहे थे, इस बात के स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कि भाई ये जो चाइना के साथ जो टेंशन बनी हुई है ना, भारत की लगातार चाइना के साथ जो टेंशन बनी हुई है, इस टेंशन को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि भारत जो है ना, भारत जो है एक तरीके से अमेरिका के साथ मिल सकता है ना, अमेरिका के साथ जो है अच्छा सा गठजोड़ बना सकता है। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि इस बात को स्पष्टता के साथ कहना कि भारत रणनीतिक मामलों में पूरी तरीके से स्वतंत्र है एंड रेसिस्टेंस टू ज्वाइनिंग एंड, और भारत जो है प्रतिरोध करता है किस चीज़ का, किसी भी तरह की गुटबाजी का जो है भारत प्रतिरोध करता है। तो ये एकदम मतलब बहुत ही अच्छा बयान है और ये बयान आया है, रिमाइंडर है ना, ये याद दिलाता है, टाइमली रिमाइंडर है किसके बीच में, कि भाई इस तरह के जो अनुमान लगाए जा रहे थे ना कि भाई अमेरिका की चाइना के साथ तनातनी बनी हुई है, भारत की चाइना के साथ तनातनी बनी हुई है। ऐसे में इस बात की संभावनाएं लोग बाग, कई जो एक्सपर्ट हैं उनको इस बात की संभावना नजर आ रही थी कि भाई भारत अमेरिका के साथ जो है मिल सकता है, भारत अमेरिका के साथ जो है ग्रुप बना सकता है। विच इज ऑन इट्स ऑन कॉलिजन। अब देखो अमेरिका के लिए कहा गया है, वाशिंगटन है ना, अमेरिका के लिए कहा गया है विच इज ऑन इट्स ऑन कॉलिजन। कॉलिजन का मतलब है टकराव, मुठभेड़, भिड़ंत। भाई अमेरिका के लिए कहा गया है कि विच इज ऑन इट्स ऑन कॉलिजन, कि अमेरिका जो है उसका खुद का चाइना के साथ टकराव चल रहा है। कोर्स का मतलब है मार्ग विथ बीजिंग, कि भाई अमेरिका जो कि खुद चाइना के साथ टकराहट के मार्ग पर है ना। तो ये अमेरिका के बारे में बताया गया। तो ऐसे समय लगा था, मतलब काफ़ी लोगों को लग रहा था कि भाई भारत जो है वह अमेरिका के साथ जो है ज्वाइन कर सकता है। इट इज़ सिग्निफिकेंट, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इट इज़ सिग्निफिकेंट, अब क्या बात जो है वो जो है महत्वपूर्ण है। दैट डेस्पाइट का मतलब है के बावजूद, डेस्पाइट मल्टीपल रेफरेंसेस बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, कि भाई अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं जिनका कि नाम माइक पोम्पियो है, उन्होंने जो है बार बार जो है रेफरेंस दिया, इस बात का हवाला दिया टू द इंडिया चाइना क्लैश का मतलब होता है फाइट, द डेथ्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स एट गलवान वैली लास्ट मंथ एंड हिज कॉल फॉर इंडिया एंड द यूएस टू जॉइंटली काउंटर चाइना। तो देखो ये माइक पोम्पियो जो है इन्होंने बार बार जो है भारत को जो है इस बात की याद दिलाई, किस बात की याद दिलाई, कि अमेरिका और कि भारत और चाइना जो है इनके बीच में लगातार लड़ाई बनी हुई है। इसके अलावा भारत को जो है कुछ अपने सैनिक जो है गंवाने पड़े, पिछले महीने ये जो फाइट हुई ना गलवान वैली, उस दौरान जो है सैनिक गंवाने पड़े। इसके अलावा लगातार जो माइक पोम्पियो हैं वे भारत से इस बात की डिमांड करते रहे, कॉल फॉर का मतलब इस बात की मांग करते रहे कि भाई भारत और अमेरिका जो है वे मिलकर चाइना का प्रतिरोध करें। काउंटर का मतलब यहाँ पे प्रतिरोध करना। द गवर्नमेंट हैज़ राइटली चूजन, भारत सरकार के लिए कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने जो है बिल्कुल ठीक तरह से जो है बिल्कुल सही डिसीजन लिया, नॉट टू रेज का मतलब है और बढ़ाना और उठाना, इट्स टेंशंस विथ चाइना इन एनी फॉरम का मतलब है मंच। एडिटोरियल कहता है कि भारत सरकार ने भारत और चाइना के बीच में जो टेंशंस है उन टेंशंस को
वैश्विक स्तर पर किसी भी मंच पर उठाने का फैसला लिया है कि भाई भारत ने यह फैसला किया है कि चाइना और भारत के बीच में जो भी बातचीत है उस बातचीत को भारत और चाइना मिलकर सुलझाएंगे, किसी अन्य मंच को बीच में आने की जरूरत नहीं है। अदर देन बायलैटरल टॉक्स विथ बीजिंग, कुल मिला के भारत ने कहा है कि बस हम जो है बायलैटरल टॉक, द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा ही चाइना के साथ जो एक तरीके से मुश्किल हालात हैं उन हालातों को सुलझाएंगे, किसी भी तीसरे देश को या किसी भी गुट को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। इक्वली सिग्निफिकेंट इज, इसके साथ ही साथ और ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये, द गवर्नमेंट्स आउटरीच टू मॉस्को, आउटरीच का मतलब होता है पहुंचना, है ना, आउटरीच टू मॉस्को, कि भाई भारत ने जो है रूस तक अपनी पहुंच बनाई है, ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडिंग ए विजिट बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ मिस्टर जयशंकर इन द रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल लास्ट मंथ। तो देखो रशिया, इंडिया और चाइना की आप कह सकते हो कि एक आप त्रिपक्षीय, है ना, तीन देशों की जो मीटिंग होती है ना उसको बोलते हैं ट्राइलेटरल। तो मिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है ये क्या कहते हैं ये जो इंक्लूडिंग है विजिट बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो हमारे ये जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने क्या किया, रूस में जो है विजिट किया। इसके अलावा अभी हाल ही में मिस्टर जयशंकर जो हैं इन्होंने एक मीटिंग में भाग लिया, जो कि मीटिंग किन के बीच में हुई थी, रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में। एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स कमेंट्स, इसके साथ ही साथ ये जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने जो है टिप्पणी की दैट इंडिया शुड ऑल्सो सीक, इंडिया शुड ऑल्सो सीक, भाई इंडिया इस बात को भी देखेगा, इंडिया इस बात को भी चाहेगा टू बिल्ड कोलिशंस विथ मिडिल पावर्स, कि भाई जो मध्यम स्तर की ताकत है ना, मध्यम स्तर के ताकत हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन है या फिर जापान है, इनके साथ भी जो है भारत अपना सहयोग बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो देखो भारत जो है ना मतलब पूरे की पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, भारत जो है पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा है। देख रहे हो आप कि भाई भारत ने जो है रूस के साथ भी जो है अपने संबंधों को बढ़ाने की कोशिश की। इसके अलावा तो रूस में संबंध किस तरह से बढ़ाने की कोशिश की कि अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जो है रूस का दौरा किया। इसके अलावा रशिया, इंडिया और चाइना की त्रिपक्षीय बैठक हुई। इसके अलावा एक्सटर्नल मिनिस्टर, भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि भाई भारत क्या चाहेगा, भारत जो है कोलिशन का मतलब गठबंधन को मजबूत करना चाहेगा। किन के साथ गठबंधन बनाना चाहेगा, यानी कि किन लोगों के साथ जो है भारत मिलजुल के रहना चाहेगा, मिडिल पावर्स जैसे कि यूरोपियन यूनियन से जुड़े हुए देश हैं या फिर जापान है। आगे एडिटोरियल कहता है कि ए टाइम ऑफ क्राइसिस, कि संकट का समय, ए टाइम ऑफ क्राइसिस का मतलब है संकट का समय, ऑफन क्लैरिफाइज प्रायोरिटीज, कि भाई संकट के समय आपकी जो प्राथमिकताएं हैं वे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं, कि कोई भी संकट का समय है ना वह आपको याद दिला देता है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। एट ए टाइम ऑफ डबल क्राइसिस फॉर इंडिया, भारत वर्तमान में दोहरे संकट से जूझ रहा है। कौन से दोहरे संकट है भारत के सामने, बैटलिंग द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक इन द कंट्री, एक और तो भारत युद्ध लड़ रहा है किसके खिलाफ, कोरोना वायरस के खिलाफ, और दूसरी ओर भारत युद्ध लड़ रहा है चाइनीज एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रामक व्यवहार, चाइनीज एग्रेशन एट द बॉर्डर, कि भाई भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वहाँ पर चाइना के द्वारा जो आक्रामक व्यवहार किया जा रहा है भारत उससे भी जूझ रहा है, और साथ ही साथ भारत जो है कोरोना वायरस से भी जूझ रहा है। द मैसेज फ्रॉम न्यू दिल्ली इज वन ऑफ ए केयरफुली कैलिब्रेटेड बैलेंस, तो नई दिल्ली ने ऐसे हालातों में जो संदेश दिया है वह संदेश क्या दिया है, इज वन ऑफ द केयरफुली का मतलब है जो बहुत ही सोच विचार कर अपनाई जाए, कैलिब्रेटेड बैलेंस का मतलब है कि भाई भारत का जो मार्ग होगा ऐसे हालातों में, जब भारत जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ऐसे हालातों में जो भारत जो मार्ग अपनाएगा वो बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही नपीतुली अप्रोच अपनाएगा। तो देखो कल हमने किया था नीड के बारे में, है ना, कि भाई नीड क्या होता है और किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं मॉडल के रूप में और मेन वर्क के रूप में। आज हम देखते हैं डेयर को, कि भाई डेयर का प्रयोग जो है, तो डेयर और नीड बिल्कुल सेम है, डेयर और नीड जो है बिल्कुल सेम है, इनका प्रयोग बिल्कुल एकदम जिस तरह से हमने नीड का प्रयोग समझा था ना बिल्कुल उसी तरह से डेयर का प्रयोग करते हैं हम। इनका प्रयोग जो है बिल्कुल कभी तो मॉडल के रूप में करते हैं और कभी मेन वर्ब के रूप में करते हैं। मॉडल के रूप में कब करते हैं हम डेयर और नीड का प्रयोग, जब हमें एक तरीके से नेगेटिव और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना उनमें हम इनका प्रयोग करते हैं कि इनका डेयर और नीड का डायरेक्ट इन्फिनिटिव का मतलब है वर्ब की बेस फॉर्म और टू का प्रयोग नहीं करते हैं ना,
वह सीधा डायरेक्ट वर्ब को प्रयोग करते हैं बिना टू के इस्तेमाल के, है ना। जब मॉडल वर्ब के रूप में हम डेयर का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब होता है बी ब्रेव एनफ टू। बी ब्रेव एनफ टू का मतलब होता है हिम्मत करना, है ना, हिम्मत जुटाना, हिम्मत करना। और एक तरीके से जब मेन वर्ब के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं डेयर का, तो इसका मतलब होता है किसी को ललकारना, किसी को चुनौती देना, है ना, उसको बोलते हैं चैलेंज। तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं डेयर का, तब इसका मतलब होता है कि भाई एक तरीके से हिम्मत करना, है ना, एक तरीके से। और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा भाई किस तरह से हम इनका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कि ये पहला सेंटेंस देखो हमारा, मतलब तो दोनों का एक ही है ना। ये जो काले रंग से लिखा हुआ है, लाल रंग से लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है। ही डेयर नॉट ओवरलुक इमिनेंट डेंजर। ही डेयर नॉट ओवरलुक, उसने इस बात की हिम्मत नहीं की, या फिर उसको मतलब उसमें जो है ना इतनी हिम्मत नहीं हुई उसकी कि ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है उपेक्षा करना, है ना, कि भाई अनदेखी करना। ओवरलुक का मतलब है अनदेखी करना। इमिनेंट का मतलब है जो बिल्कुल आपके बिल्कुल एकदम उपस्थित है आपके सामने, इमिनेंट डेंजर, कि ऐसा खतरा जो बिल्कुल आपके सामने उपस्थित है, उस खतरे को अनदेखा करने की उसने जो है हिम्मत नहीं की, है ना, ये इसका मतलब हुआ। तो अब देखो हमने डेयर लगाया, सीधा नॉट लगा दिया, और इसके बाद में डेयर नॉट के बाद में टू लगाने की जरूरत नहीं है। जो कॉमन एरर आती है ना वो इसी तरह से आती है, ही डेयर नॉट टू ओवरलुक, इस तरह से करके दे देगा वो। तो यहाँ पर टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा, है ना, डायरेक्ट इन्फिनेटिव का हम प्रयोग करेंगे, ही डेयर नॉट ओवरलुक इमिनेंट डेंजर। लेकिन अगर हम इसी को जो है एक तरीके से हम डज नॉट के रूप में बनाना चाहें सेंटेंस को, तो इस तरह से बन जाएगा डू या डज के साथ, ही डज नॉट डेयर, अब देखो यहाँ पे टू लगा दिया हमने, टू ओवरलुक इमिनेंट डेंजर। तो इस तरह से, तो अगर हम डज के साथ इस वाक्य को बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम डायरेक्ट डेयर के साथ बनाते हैं तो सीधा डेयर के साथ बना सकते हैं, फिर वहां पर टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, हाउ डेयर यू। अब देखो यहाँ भी इन दोनों का मतलब एक ही वाक्य का है ना। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज। ऑफेंसिव का मतलब एक तरीके से किसी का अपमान, किसी मतलब ऐसी ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो कि अपमानजनक हो, है ना, किसी के प्रति, मतलब आप कह सकते हो कि गाली गलौज या अपमानपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना। हाउ डेयर यू यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज अगेंस्ट दैट वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है गुणवान, गुणी व्यक्ति को बोलते हैं वर्चुअस पर्सन, कि मतलब उस गुणवान व्यक्ति के प्रति अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो अगर देखो हम इस तरह से यूज करें, हाउ डेयर यू यूज, लेकिन अगर इस तरह से हम डू या डज का प्रयोग करके अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे ना, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा हमें, हाउ डू यू डेयर, हाउ डू यू डेयर। अब देखो यहाँ तो हमने यूज डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ हमें टू का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। हाउ डू यू डेयर टू यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज, है ना। तो बस यही अंतर है इनमें थोड़ा सा। तो इसको देखना होता है कि क्या है कि भाई कॉमन एरर में क्या करता है वो, जहाँ टू नहीं लगना होता वहाँ टू को लगा देता है, और जहाँ हटना होता है ना वहाँ से नहीं हटाता। अगला देखो, ही डेयर्ड नॉट अबाइड बाय हिज टायरेनिकल ऑर्डर। टायरेनिकल ऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसा आदेश जो कि मतलब, है ना, यहाँ पे या ऑर्डर्स भी लिख सकते हो आप चाहो तो, है ना। ही डेयर्ड नॉट अबाइड बाय हिज टायरेनिकल ऑर्डर्स। ही डेयर्ड नॉट, तो क्या मतलब हो गया इसका, कि भाई उसने हिम्मत नहीं की, है ना, उसने हिम्मत नहीं जुटाई। किसकी हिम्मत नहीं की उसने, ही डेयर्ड नॉट। अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना। ही डेयर्ड नॉट अबाइड बाय हिज टायरेनिकल ऑर्डर्स, कि भाई उसके जो एक तरीके से तानाशाही ऑर्डर थे ना, ही डेयर्ड नॉट अबाइड बाय हिज टायरेनिकल ऑर्डर्स। तो उसने मतलब इस बात की हिम्मत की, मतलब कि भाई उसके जो वो है ना, मतलब ही डेयर्ड नॉट अबाइड बाय हिज टायरेनिकल ऑर्डर। टायरेनिकल ऑर्डर का मतलब हो गया तानाशाही से भरे हुए ऑर्डर्स, है ना, कि भाई जिस मतलब कोई आपके ऊपर जो है एक तरीके से, जैसे हिटलर है ना, वो तानाशाही चलाना चाहते हैं। तो ही डेयर्ड नॉट, तो मतलब उसने इस बात की हिम्मत नहीं की, किस बात की हिम्मत नहीं की, कि वह पालन करे, किस चीज़ का पालन करे, उसके टायरेनिकल ऑर्डर्स का, है ना, यही मतलब इसका हो जाएगा। ही डिड नॉट डेयर, ही डिड नॉट डेयर टू अबाइड बाय हिज टायरेनिकल ऑर्डर्स। उसने इस बात की हिम्मत नहीं की, ही डिड नॉट डेयर, अब देखो यहाँ पे भी टू लगा दिया हमने। अबाइड बाय का मतलब है पालन करना, हिज टायरेनिकल ऑर्डर। अगला देखो, डेयर्ड ही इंटिमिडेट यू। डेयर्ड ही इंटिमिडेट यू। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डराना धमकाना, है ना। डेयर्ड ही इंटिमिडेट यू, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्या उसने, मतलब डेयर्ड ही मतलब
कि भाई उसकी इतनी हिम्मत हुई कि मतलब उसने तुम्हें डराने की कोशिश की या उसने तुम्हें धमकाया, है ना, तो इस तरह से लिखेंगे। डेयर्ड ही इंटिमिडेट यू, कि भाई क्या उसने तुम्हें धमकाया, उसमें इतनी हिम्मत हो गई ना, तो इस तरह से होता है इनका मतलब, है ना। तो अब इसको अगर आप क्या करना चाहोगे, अगर मेन वर्ब के रूप में जो है लिखकर बनाना चाह रहे हो तो इस तरह से बनाना पड़ेगा फिर हमें इसे। डिड ही डेयर, और यहाँ पे फिर टू लग जाएगा, डिड ही डेयर टू इंटिमिडेट यू, है ना, और यहाँ पर जो है टू की कोई जरूरत नहीं है ना, तो बस इस तरह से इसका इस्तेमाल करना। अब देखो अगर हमें सीधे, तो मैंने ये बताया आपको कि भाई अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं आपको या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, तब तो आप क्या कर सकते हो, डेयर का मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्ट अगर सेंटेंस आपको बनाने हैं ना, जैसे कि आपको क्या है, सिंपल सेंटेंस लिखा आपने, तो ही डेयर्ड मी टू कॉन्क्वेयर द मैच, ही डेयर्ड मी टू कॉन्क्वेयर द मैच। अब यहाँ पे जो ये डेयर है ना, ये एक तरीके से मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पे इस डेयर का मतलब है चुनौती देना, किसी को ललकारना। ही डेयर्ड मी टू कॉन्क्वेयर का मतलब है जीतना, ही डेयर्ड मी टू कॉन्क्वेयर द मैच, मतलब उसने मुझे चुनौती दी है ना, कि भाई आ जाओ और है तो है, अगर जीत सकते हो तो मैच को जीतो। ही डेयर्ड मी टू कॉन्क्वेयर द मैच। तो ये थे एक तरीके से डेयर के प्रयोग, है ना, इनको इस तरह बिल्कुल ठीक तरह से देख लेना, एक बार अच्छी तरह से ध्यान में रखना। बस यही है, इनमें टू का चक्कर पड़ता है थोड़ा सा, तो उस टू के चक्कर को अच्छी तरह से देख लेना है। मॉडल के रूप में जब हमें डेयर को इस्तेमाल करना होता है ना, तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। और एक इस तरह का स्ट्रक्चर और बनता है हमारे सामने, आई डेयर से, है ना, कि भाई इसका क्या मतलब होता है। इस तरह से जब हम वाक्य लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है आई थिंक, मुझे लगता है ना, भाई मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है ना, ऐसा होने की संभावना मुझे नजर आती है। इस टाइप के जब हमें सेंटेंस लिखने होते हैं ना, तो इस तरह से लिखते हैं हम, आई डेयर से दैट शी विल स्विंडल, स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना। आई डेयर से दैट शी विल स्विंडल यू, मैं इस बात को कहना चाहूंगा या मुझे लगता है कि वह तुम्हें धोखा देगी। अगला देखो, आई डेयर से दैट, मुझे लगता है, मेरा मानना है, दैट कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है परिणाम, ऑफ दिस एक्ट विल बी टेरिबल, कि इस काम के परिणाम बड़े भयानक होंगे। मेरा मानना है या ऐसा होने की संभावना है, ऐसा मुझे लगता है कि इस काम के परिणाम जो है वो बहुत ही भयानक होंगे।